इस घर में दोबारा घुसने की कोशिश भी मत करना, समझे? घर के अंदर आना था तो घर से भागे क्यों थे? तुम्हारी वजह से भागा था मैं। जीना हराम करके रखा है तुमने। पता नहीं शादी के 16 साल बाद क्या हो गया है तुमको। रात भर सोने नहीं देती थी। सुबह मैं ऑफिस कैसे जाता? ऑफिस नहीं जाऊंगा तो कमाऊंगा कैसे? कमाऊंगा नहीं तो आऊंगा क्या? बच्चों को कैसे पालूंगा? किसने बोला तुमको कि बच्चे तुम पालोगी? हाँ, निकलो इस घर से बाहर। बच्चे मैं पाल लूंगी, वो भी बिना ससुराल की मदद के। निकलो घर से बाहर। घर से निकल जाओ? अरे घर से निकल कर जाऊं कहाँ? ये मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मैं क्यों जाऊं? कैसी बातें कर रही हूँ? मैं बस कुछ दिन तुमसे दूर रहना चाहता था। मुझसे नहीं, बच्चों से। बच्चों से दूर रहना चाहते थे तुम, तभी तो रातों रात भाग गए हमें सोता छोड़कर। रवि और निधि के बीच लड़ाई चल रही थी, तभी वहां बड़ी बेटी आती है। पापा आपको छोड़कर क्यों चले गए थे माँ? क्योंकि आप रोज रात में तमाशे करती थी, बिना बात के लड़ती थी और हम सबकी पूरी रात काली कर देती थी। खुद तो पापा के ऑफिस जाने के बाद दिन में सो जाती थी, लेकिन पापा कैसे दिन में काम करते और रात में आपके नाटक झेलते, ये तो सोचो। अच्छा हुआ पापा आप चले गए, कम से कम रोज रोज की चिक चिक से हमें भी आराम हुआ। रात भर मम्मी सोने नहीं देती थी तो सुबह स्कूल भी नहीं जा पाते थे। रवि दोनों बच्चों को गले लगा लेता है। दिखावा बंद करो और निकलो यहाँ से बाहर। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। निधि और रवि लड़ाई कर रहे थे, तभी रवि की माँ का फोन गांव से आता है। बेटा तू घर गया? क्या हुआ? तेरी बीवी ठीक है या अभी भी अकेले रहने का भूत चढ़ा है? अकेले रहने का नहीं, अकेले बच्चे पालने का। वो उसकी सहेली है ना। तभी निधि बीच में फोन रुक कर चिल्लाती है। हाँ हाँ पाल लूंगी मैं अकेले बच्चे, बड़े आए ससुराल वाले। निकलो यहाँ से, जाओ अपनी माँ के पास जाओ। घर से बाहर मत जाना, समझा? मैं कल आ जाऊंगी गांव से। इस निधि की बच्ची की अकल मैं ठिकाने लगाती हूँ। मैंने कोई यहाँ धर्मशाला नहीं खुली कि बुढ़िया जब मन चाहे मुंह उठाकर आ जाए। बोल दो उसको आने की कोई जरूरत नहीं है। माँ का घर है ये, माँ के नाम पर है, समझी? तू क्या रोकेगी मेरी माँ को आने से? अगर उनके नाम है तो मेरे नाम करवा दो, फिर माँ बेटा यहाँ से निकलो। मैं अपने बच्चों को अकेले पालूंगी। तो अकेले पैदा भी कर लेती, क्योंकि मुझसे शादी? अरे रोज रोज की चिक चिक सिर्फ दुनिया को ये दिखाने के लिए कि तुम सिंगल मदर हो। उन औरतों से पूछो जिन्हें घर से निकाल दिया जाता है या पति छोड़ देता है। तुम तो खुद ही माहौल बना रही हो कि मैं घर छोड़कर चला जाऊं। समझ रहे हो तो जहाँ क्यों नहीं रहे हो, निकलो यहाँ से। वैसे भी 2 दिन माँ के घर रहकर आए हो तो वहीं रहा करो ना। दरअसल निधि अपनी सहेली माया को देखकर काफी इम्प्रेस थी। माया का उसके पति के साथ तलाक हो गया था और वो ब्यूटी पार्लर चलाती थी, खूब पैसा कमाती और खूब ऐश करती। वहीं निधि को ससुराल के चक्कर में आजादी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए फैसला करती है कि घर पे रोज कलेश करेगी और पति को घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर देगी। और होता भी ऐसा ही है। रवि को मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ता है। अब क्या था, बेचारा रवि घर से बाहर रहने के लिए मजबूर हो जाता है। यार वैसे तो तू मेरे घर पे कितने भी दिन रह सकता है, लेकिन क्या ना तू जानता है वाइफ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है तो। अरे नहीं यार, मैंने घर देख लिया। दरअसल मैं अपने घर के पास ही घर देख रहा हूँ, जिससे कभी भी बच्चों को जरूरत पड़े तो मैं पहुंच जाऊं। और निधि तो कभी घर के बाहर निकली ही नहीं। बड़ा अजीब है यार, तू अभी भी उसकी फिक्र कर रहा है। अरे उसे सिंगल मदर बनने का भूत चढ़ा हुआ है। मैं जानता हूँ उसको किसी चीज का भूत चढ़ता है ना तो उसके पीछे पागल हो जाती है। हमने शादी भी तो ऐसे ही की थी, चट मंगनी पट ब्याह। तभी रवि के पास उसकी माँ का फोन आता है। बेटा रवि, तेरी पत्नी ने तुझे तलाक देने के लिए अर्जी लगाई है, वकील का कागज आया है। वकील का कागज आया है घर पर? ये सुनकर रवि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या तलाक? लेकिन क्यों? मैंने क्या कर दिया? अरे उसने दहेज का केस डाला है। शादी के 16 साल बाद कौन दहेज मांगता है? कुछ नहीं समझता। मैं आज अगर ना बोलूं तो शादी के 50 साल बाद भी तेरे पापा ने मुझसे दहेज मांगा है तो कानून मान लेगा उसे। ये सब छोड़ और अपने तरफ से वकील कर बेटा। रवि परेशान हो जाता है कि वो क्या करे। नौकरी करे, घर चलाए, दूसरा घर देखे या फिर अब कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े। रवि निधि को फोन करता है लेकिन वो फोन नहीं उठाती। तू उसके माँ बाप को पूरी बात क्यों नहीं बताता? कम से कम वो तो अपनी बेटी को समझाएंगे। अरे उनसे बात की थी यार, लेकिन वो लोग भी ऐसे ही हैं। पता नहीं क्यों वो निधि का साथ दे रहे हैं, ये जानते हुए कि वो गलत है। तू फोन करके बोल कि तुम्हारी बेटी तलाक लेना चाहती है। रवि अपनी सास को फोन करता है और सारी बात बताता है। हाँ तो कौन सी नई बात बता दी? मैंने ही उसको ये करने के लिए कहा था। अरे बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक। मेरी बेटी को 16 साल तुम लोगों ने सताया है, अब तो दूर रहो उससे। ये बोलकर सास फोन काट देती है। उधर
निधि की माँ अपने पति से कहती है। हमारी बेटी निधि ने तो कमाल कर दिया। वाह, निधि के बच्चे पढ़ने बाहर चले जाएंगे तो हम दोनों आराम से उसी के साथ उसी के घर में रहेंगे। वो घर का काम करेगी और हम दोनों ऐश। हमारा तो कोई बेटा भी नहीं है, ना ही अपना कोई मकान। अच्छा है, कम से कम एक मकान अपना मिल जाएगा। अच्छा किया निधि ने उसको तलाक देकर दूर कर दिया। अब हम लोग आराम से अपनी बेटी के घर पर रहेंगे भाई। अरे अभी तलाक हुआ नहीं है, भगवान करे जल्द ही हो जाए। कोर्ट की डेट पर निधि अपनी माँ के साथ रवि को कचहरी में मिलती है। देखा, होश ठिकाने लगा दिया ना, हल्के में ले रहा था मुझे। और तेरी माँ कहाँ है? कैसे छोटे लेवल की बात कर रही हो, तमीज नहीं है क्या बात करने की? निधि की माँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय रे, देखो आज पहली डेट में मेरी बेटी को कैसे गंदी गंदी गाली दे रहा है। कितना गंदा इंसान है ये। अरे मारो इसे, मारो। तभी वहां लोग आ जाते हैं। क्या हुआ बहन जी? ये मेरा पति है, तलाक लेने के लिए यहाँ बुलाया तो मुझे मारने की धमकी दे रहा है। ऐसे कैसे धमकी दे रहा है? कानून के दायरे में अगर औरतें महफूज नहीं होंगी तो कहाँ होंगी? तभी वहां रवि का वकील आता है। सर, मैंने आपको मना किया था, उनसे बात नहीं करनी है। अरे ये मेरी पत्नी है, मैं उसे समझाना चाह रहा था। देख लिया आपने, कितना समझा लिया। ये लोग नहीं समझते, इनको अब बस मोटा पैसा चाहिए और कुछ नहीं। अरे तो ले ले मोटा पैसा, मुझे मेरे बच्चे वापस करते। अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकता मैं। निधि जोर जोर से हंसने लगती है। बच्चों के लिए? अरे बिना बाप के बच्चों को मैं पाल कर दिखाऊंगी, क्योंकि मैं हूँ स्ट्रांग वुमन, सिंगल मदर। देखना, दुनिया मेरा एग्जाम्पल देगी, मेरा उदाहरण देकर कहेगी जैसे निधि ने बच्चे पाले ससुराल के बिना, कोई अपना बच्चा वैसे पाल के तो दिखाए। रवि को निधि की बात पर गुस्सा आ जाता है। हाँ तो अकेले पाल कर दिखाओ ना। तुम्हारी सहेली कम से कम खुद कमा कर पाल रही है अपने बच्चे, तुम्हारी तरह ससुराल से भीख नहीं मांग रही है। अरे तुम तो भीख मांग रही हो हम लोगों से, हमारे पैसों से ही हमारे बच्चों को छीन रही हो। तुम्हें एक कौड़ी नहीं दूंगा। और तलाक चाहिए ना, देता हूं तलाक। अपने बच्चे भी तुमसे लूंगा और तलाक भी दे दूंगा। तुम्हारे जैसी औरतें समाज को खराब करके रखती है। बस करिए, चलिए यहाँ से, ये लालची औरत है। रवि का वकील रवि को लेकर वहां से चला जाता है। देखा माँ, देखा कितनी जबान चल रही थी इसकी, मुझे भिखारी बोल रहा है। अरे क्या भीख मांग रही हूं मैं? इसकी पत्नी थी, इसके बच्चे हैं, उसी को पालना है। कोई अलग से अपने बच्चे लेकर थोड़ी ना आई थी मैं। अरे रहने देना, ये लोग बहुत लालची लोग हैं बेटा, ये हमारा भला क्या सोचेंगे। अरे ये लोग तो सब दिमाग से काम करते हैं, दिल तो है ही नहीं। ये नहीं कि अपने बच्चों की सोचे। पता नहीं कैसे कोई अपना घर तोड़ देता है। कोर्ट कचहरी का मामला कहाँ इतनी जल्दी निपटता है। ऊपर से तलाक का मामला, केस अदालत में चलता ही रहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रवि अपने बच्चों को देखने के लिए तरसता है। फिर एक दिन, माँ अब मैं नहीं रह सकता, मुझे मेरी बच्चियों से मिलने के लिए कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा क्या? मैं आज अपने घर जा रहा हूँ, देखता हूँ कैसे मुझे अपने बच्चों से मिलने नहीं देती। बेटा देख ले, कहीं ऐसा ना हो के लेने के देने पड़ जाए। रवि जो कि अपने बच्चों के लिए तड़प रहा था। चाहे जो हो जाए, मुझे जेल में डाल दे, लेकिन मैं अपने बच्चों को गले लगा कर ही आऊंगा। शाम को रवि घर जाता है, दरवाजा खटखटाता है तो छोटी बेटी दरवाजा खोलती है। पापा, आपको पता है आज क्लास में बहुत रोना आ रहा था। पापा, मुझे आपकी बहुत याद आई थी। दीदी देखो पापा। तभी बड़ी बेटी भी भागती हुई आती है और रवि को गले लगा लेती है। दोनों बच्चों से लिपटा रवि की आंखें लाल हो जाती है। तभी पीछे से निधि आती है। तुमने कोर्ट का आदेश पढ़ा? साफ साफ लिखा है बच्चों से मिलने के लिए तुमको मेरी परमिशन लेनी होगी। लेकिन आज तो तुम ऐसे ही आगे मुंह उठाकर, तुमने मुझसे इजाजत भी नहीं ली। अभी पुलिस को फोन करती हूं मैं। रवि निधि के आगे हाथ जोड़ता है। प्लीज मुझे मेरे बच्चों के साथ थोड़ा सा वक्त बिताने दो। माँ प्लीज, मैं पापा के साथ जाऊंगी, मैं भी पापा के साथ रहूंगी। तो ये चाल थी तुम्हारी, मेरी बेटियों को मेरे खिलाफ बहकाने की। वैसे भी आसपास के लोग तो देखेंगे तो यही सोचेंगे मैंने तुम्हारे साथ मिलकर बच्चा पाला है। पति भी घर आकर बच्चों को देखता था। नहीं, मैं अपने बच्चों को अकेले पालूंगी। रुको, अभी मैं पुलिस को फोन करती हूँ। निधि पुलिस को फोन लगा देती है। रवि डर के मारे वहां से भागकर अपने घर आ जाता है। अरे क्या हुआ बेटा, इतना डरा हुआ क्यों है? माँ मैं घर गया था, मैं बच्चों से मिला। पता है माँ, बच्चे भी मेरे लिए रोते हैं। फिर क्या हुआ बेटा? मैंने बच्चों को गले लगाया। पता है माँ, वो भी मेरे लिए रो रहे थे। क्यों नहीं रोएंगे, तेरी औलाद है बेटा।
नहीं रोएंगे क्या तेरे लिए? पर तू डरा हुआ क्यों है? माँ, वो निधि ने पुलिस को फोन कर दिया था। मुझे लग रहा है कहीं पुलिस मुझे ढूंढते हुए यहाँ ना पहुंच जाए। अरे आने दे, मैं देख लूंगी कौन है पुलिस वाला। तू चिंता न कर, खाना लगा है, खाना खाकर सो जा। वहीं निधि अपनी माँ को फोन करती है। माँ, मैंने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस का नाम सुनते ही उल्टे पैर बिल्ली की तरफ भाग आए रवि। बड़े मजे आए माँ आज तो। ये अच्छा हथियार है, जरा सा चढ़ने की कोशिश करे तो पुलिस का खौफ दिखा दूंगी। फिर दोनों माँ बेटी हंसने लगती है। रवि अब ऑफिस में भी डरा डरा सा रहा करता था कि कहीं ऑफिस पे पुलिस का छापा ना पड़ जाए। रवि की हालत उसके बॉस से देखी नहीं जाती। रवि, क्या हो गया है? पहले तुम काम करने में इतने अच्छे थे, तुम्हारा सारा फोकस अपने काम पे होता था, लेकिन अब तुमने वो बात नहीं रही। रवि सारी बात अपने बॉस को बताता है। हाँ, वैसे ये तो सोसाइटी में देखा जा रहा है कि औरतें अपने आप को सिंगल मदर साबित करने के लिए अपने पतियों को परेशान कर रही हैं। वैसे तुम्हारी पत्नी करती क्या है? कुछ नहीं करती, घर पे रहती है। करेगी भी क्या, पढ़ी लिखी है नहीं। वो तो मैंने जल्दी शादी कर ली थी। घर का सारा खर्चा, बच्चों की फीस सब मैं ही दे रहा हूँ। बस यही तो है ना, जब तक तुम बच्चों की फीस दे रहे हो, घर का खर्चा कर रहे हो, खाना पीना बिजली का बिल दे रहे हो, तब तक उससे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है और उसे तुम्हारी कमी महसूस भी नहीं होगी। तुम एक काम करो, कुछ दिनों के लिए पैसा देना बंद कर दो। कोर्ट में तो केस चल ही रहा है। जहां तुम बच्चों की मांग कर रहे हो वहीं वो मेंटेनेंस की मांग करेगी। मेंटेनेंस मतलब भरण पोषण। पहले केस लड़े फिर देखना। पर मैम, अगर मामला और बिगड़ा तो? बच्चों की स्कूल की फीस देना बंद करो, बाकी जो मैं कहती हूँ वैसा करो। ये सिंगल मदर बनने का भूत उतर जाएगा। 2 महीने बाद निधि को बच्चों की स्कूल से फोन आता है और उसे स्कूल बुलाया जाता है। देखिए, आपने बोला था कि आपके पति आपको छोड़कर चले गए हैं, लेकिन वो आपका पर्सनल मैटर है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बच्चों की फीस आप कैसे भरेंगी, ये बता दीजिए। मैं कैसे भरूंगी? मतलब वो तो मेरे पति भरते हैं ना। अगर भरते होते तो हम आपको यहाँ नहीं बुलाते। 2 महीने से बच्चों की फीस नहीं आई है। कल शाम तक अगर बच्चों की फीस नहीं भरी गई तो हम उन्हें स्कूल से निकाल देंगे। पहली बार निधि के पैरों से भी जमीन खिसकती है। वो सीधा अपनी माँ को फोन करती है। माँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए। पैसे क्यों बेटा? रवि स्कूल की फीस नहीं दे रहा है क्या? अगर दे रहा होता तो आपसे थोड़ी ना मांगती। देख बेटी, तुझसे क्या छुपाना, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? अभी जो आपने जमीन बेची उसके पैसे तो आए होंगे। अरे उससे तो हम लोग विदेश के दौरे पर जा रहे हैं ना। वो ना, मैं तुझे बताने ही वाली थी, मैं और तेरे पापा विदेश के दौरे पर जा रहे हैं। माँ प्लीज मुझे कुछ पैसे तो दे दो, मैं वापस कर दूंगी। कल तक फीस नहीं गई तो बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे। दे देती बेटा, पर विदेश का खर्चा तो तुझे पता ही है। चल रखती हूँ, हाँ, बाद में करती हूँ। माँ बहाना करके फोन रख देती है। कैसी माँ है? उनका घूमना फिरना जरूरी है, लेकिन मेरे बच्चों का स्कूल नहीं। निधि रवि को फोन करती है, लेकिन रवि उसका फोन नहीं उठाता। निधि परेशान हो जाती है। परेशान होकर वो अपनी सहेली माया के पास जाती है, जिसका ब्यूटी पार्लर था। माया, तू तो मेरी हालत समझ सकती है। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया था, तो मुझे थोड़े पैसे दे सकती है क्या, जिससे मैं अपने बच्चों की स्कूल फीस भरपाई कर पाऊं? हाँ, मैं तुझे पैसे तो दे दूं, लेकिन तुम मुझे ये पैसे वापस कैसे करोगी? कैसे मतलब? अरे तुझे तो पता है लाखों की सैलरी है मेरे पति की। अपने पति के बल पर तो तू कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो तुझे छोड़ चुका है। हेलो, उसने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने उसे छोड़ा है। जो भी हो, पर पैसे कैसे वापस करेगी ये पता। वैसे तूने पति को क्यों छोड़ा? अरे क्योंकि मैं भी तेरी तरह इंडिपेंडेंट और आजाद बनना चाहती हूँ। दुनिया जैसे तेरे लिए कहती है ना, मेरे लिए भी बोले कि मैंने कैसे ससुराल के बिना अपने बच्चे पाले। ये मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था। मैं कभी उसके बिना नहीं रहना चाहती थी, लेकिन मेरा पति मुझे मारता था, उसका दूसरी जगह चक्कर था, और उसकी माँ भी मुझे हमेशा दहेज के ताने देती थी, इसलिए मुझे मजबूरी में घर छोड़ना पड़ा। तेरे पति ने तुझे क्यों छोड़ा? निधि कुछ नहीं कहती, लेकिन उसे एहसास होता है कि कुछ तो उसकी जिंदगी में गलत हो रहा है। क्या हो गया? क्या सोच रही है? अच्छा, परेशान ना हो, ये पैसे ले जा, लेकिन 2 हफ्ते बाद याद से वापस कर देना। निधि पैसे लेकर घर आती है। वो स्कूल की फीस देती है, लेकिन कुछ दिनों बाद घर की बिजली कट जाती है। माँ, बिजली कट गई, अब हम पढ़ाई कैसे करें?
बिजली कट गई कैसे? रुको, अभी बिजली विभाग में फोन करती हूँ। निधि बिजली विभाग में फोन करती है। आपने बिजली का बिल नहीं भरा इसलिए बिजली कट गई। बिजली कल तक जुड़वाने हो तो पैसे भर देना, नहीं तो 1 महीने बाद आएगी बिजली। निधि परेशान होकर फिर अपनी माँ को फोन करती है, लेकिन माँ फिर बहाना कर देती है। और तेरे पास पैसे नहीं थे तो मुझे मेरे पति से तलाक करने को क्यों कहा? मैंने तेरे पति से तलाक करवाया? अरे तू तो खुद अकेले रहना चाहती थी। चल रख फोन अब। निधि को एहसास हो जाता है कि उसका उसके पति के बिना गुजारा नहीं है। माँ पापा होते तो हमें एक पल अंधेरे में नहीं रहने देते। हाँ बेटा, मुझे इस बात का एहसास है। चल तेरी दादी के घर। निधि बच्चों को लेकर रवि के पास जाती है। मुझे माफ कर दो रवि, मैं पागल थी। सिंगल मदर बनने के चक्कर में मैं बच्चों के साथ गलत कर रही थी। मुझे माफ कर दो प्लीज। आप भी मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। मैं क्यों माफ कर दूं? तूने हमारे परिवार की कितनी बेइज्जती करवाई है। पुलिस, कोर्ट, कचहरी, क्या है ये सब? मैं अभी सारा केस वापस ले रही हूँ। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मेरी खातिर ना सही, इन बच्चों की खातिर मुझे माफ कर दो। रवि माँ की तरफ देखता है। कोई बात नहीं रवि बेटा, इसे आखिरी मौका दे दे। फिर क्या, रवि अपने बच्चों को गले लगा लेता है। बच्चों के लिए माँ जितनी जरूरी है उतने ही पिता भी। विकास की बीवी, उसका नाम था किरण। किरण एक ऐसे परिवार से थी जिसके परिवार में उसके पापा और दादाजी जेलर हुआ करते थे। जेलर होने की वजह से वो काफी कड़क मिजाज के भी थे और वही सारे गुण किरण के अंदर भी आ गए थे। अब जब किरण शादी के बाद अपने ससुराल में रहने लगी तो उसका ये कड़क मिजाज अपने सास विमला और ससुर घनश्याम प्रसाद पर कुछ ज्यादा ही भारी पड़ रहा था। बहू, चल मंदिर चलकर पूजा करते हैं। खबरदार, जो इस घर से कदम भी बाहर रखा। क्या हुआ? मम्मी से ऐसे क्यों बात कर रही हो? वो इसलिए क्योंकि मैंने कह दिया। अरे लेकिन तुम्हारे कहने से क्या होता है? क्यों? क्यों मेरे कहने से कुछ नहीं होता? मेरे दादाजी अंग्रेजों के जमाने के जेलर थे। अरे तो इसमें हम क्या करें अगर तुम्हारे दादाजी अंग्रेजों के जमाने के जेलर थे? उनके हाथ का डंडा देखकर सारे कैदी चुपचाप घर में बैठे रहते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी जेल के अंदर भी हलचल मचा ले। अरे तुम्हारी सब बात ठीक है बेटा, लेकिन इसका मेरे मंदिर जाने न जाने से क्या लेना देना? अरे मुझे तो जाने दे। लेना देना है। मैं अंग्रेजों के जमाने के दादाजी की पोती हूँ। सबको उनका हुक्म मानना पड़ता था और आपको भी मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। अरे सास मैं हूं या तुम? आई बड़े हुक्म चलाने वाली। खबरदार, आपने एक कदम भी घर से बाहर रखा, कहा ना अंग्रेजों के जमाने के जेलर की पोती हूं मैं, तो मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगी। अरे अजीब जबरदस्ती है। विकास, समझाओ ना अपनी बीवी को, हम उसकी कोई बात नहीं मानने वाला। मम्मी जी, प्यार से समझाया तो आपको समझ में नहीं आ रहा। बाहर बहुत ज्यादा तेज धूप है, लू चल रही है, इसलिए मैं आपको जाने से रोक रही थी। अरे तो ये बात तुम दूसरे तरीके से भी तो कह सकती थी ना। बताया ना, अंग्रेजों के जमाने के दादाजी की पोती हूं मैं, जेलर की पोती, और मेरे तो पापा भी जेलर थे। क्या करूं, ऐसी ही बात करना आता है मुझे। कुछ दिनों के बाद रात के वक्त, इधर आओ ना किरण, मेरे पास तो आओ। तुम तो हमेशा मुझसे दूर रहती हो। खबरदार, जो इस तरह की गुस्ताखी की जेल की सलाखों के पीछे डलवा दूंगी। अरे लेकिन मैंने गलत क्या कहा? तुम बीवी हो मेरी। अंग्रेजों के शासन में लोगों को सिर्फ गुलामी करना सिखाया गया था और इसलिए तुम भी मेरी गुलामी करना सीख लो। वैसे भी दुनिया का हर पति अपनी बीवी का गुलाम होता है। अरे लेकिन अब तुम्हारे पास आने में ये गुलामी वाली बात कहां से आ गई? कितनी बार कह चुकी हूं मैं, अंग्रेजों के जमाने की हूं मैं। मेरी नसों में अंग्रेजों के जमाने के जेलर का खून बहता है और इसलिए मुझे मेरी गुलामी करने वाले लोग बहुत पसंद है। ये अंग्रेजों के जमाने की बीवी मुझे ही मिलनी थी। इसके साथ तो रोमांस करना भी कितना मुश्किल है। न जाने कब मुझे जेल में डाल दे। अगले दिन, अरे बहू, ये नाश्ते में क्या बनाया है? मुझे पराठे खाने का मन था। मैंने तुमसे कहा तो था कि मेरे लिए पराठे बना दो। अरे चुपचाप खा लो ना, वरना वो अंग्रेजों के जमाने की हिटलर बहू आएगी ना तो डंडे मारेगी। ऊपर से आज रात का खाना नहीं मिलेगा सो अलग।
कौन बोला? किसको नाश्ता पसंद नहीं आया? इस घर में जैसा मैं कहूंगी वैसा ही होगा, जो बनेगा खाना पड़ेगा। पापा चुपचाप नाश्ता कर लीजिए ना, अंग्रेजों के जमाने की बहू इधर ही आ रही है, हम सब की खैर नहीं। खबरदार जो किसी ने किसी के खिलाफ कुछ भी कहा, सीधा तोप के गोले के आगे रखकर हवा में उड़ा दूंगी। अरे लेकिन तोप के गोले तो अंग्रेजों के जमाने में होते थे, आजकल भी होते हैं क्या? अरे चुप हो जाओ ना, तुम्हारी बहू तो अंग्रेजों के जमाने की है, आजकल की होती तो ऐसी बात ही ना करती। कुछ दिनों के बाद घनश्याम का पड़ोसी अचानक जोर जोर से चिल्लाता हुआ झगड़ा करने के लिए उनके घर आ गया। घनश्याम और विमला को समझ ही नहीं आया कि आखिर अचानक उनके पड़ोसी को हुआ क्या है। जरा बाहर आइए घनश्याम जी, देखिए आप लोग पड़ोसी हैं या मुसीबत। अरे आपको तो इस मोहल्ले में रहने देना ही नहीं चाहिए। अरे लेकिन हुआ क्या है भाई साहब, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये देखिए आपके बेटे विकास ने गाड़ी कैसे पार की है, पूरी 1 इंच मेरे घर की बाउंड्री की तरफ आ रही है। अरे यह कोई लड़ाई करने की बात थोड़ी ना है, और इससे क्या फर्क पड़ता है भाई साहब? अरे कैसे फर्क नहीं पड़ता, आपकी गाड़ी आपकी बाउंड्री के अंदर रखिए ना, हमारे घर में क्यों घुसा रहे हैं? अरे अंकल जी अभी मैं साइड में कर देता हूँ, इसमें इतना झगड़ा करने वाली क्या बात है? और आए दिन आपकी छत से कपड़े उड़ उड़ कर हमारी छत पर आ जाते हैं, उसका क्या? अरे कभी कभार जोर से हवा चल जाती है, कपड़े उड़ जाते हैं, कोई बात नहीं, हम अगली बार से ध्यान रखेंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आप लोगों की वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। अरे ये तो छोटी छोटी बातें हैं, चलती रहती हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें इस बात पर झगड़ा करना चाहिए। और आपकी बहू इतना तेज म्यूजिक चलाकर गाना सुनती है, उसका क्या है? जरा समझाइए अपनी बहू को, मोहल्ले में बहू की तरह रहा करे। भला अच्छा लगता है क्या इतना तेज तेज गाना सुनना? अरे भाई साहब बहू के बारे में कुछ मत कहिए, वरना आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। देखा, अब आप मुझे धमकी भी दे रहे हैं। अरे धमकी नहीं दे रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। पता नहीं आपको हमारी बहू रानी के बारे में, अगर आपने कुछ भी कहा ना तो तोप के गोले से उड़ा देगी। अरे अरे आप तो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तभी वहां पर किरण आ जाती है। कौन बुला रहा है पुलिस को? जरा मुझे भी तो पता चले, किसको फांसी के तख्ते पर लटकने का शौक है? ये क्या कह रही हो? और तुम होती कौन हो फांसी के तख्ते पर लटकाने वाली? अब आपको पता चलेगा ये होती कौन है। आप अपनी सजा खुद तय करेंगी या मैं बताऊं? फांसी के तख्ते पर लटकना पसंद है या जेल की सलाखों के अंदर रहेंगे, या फिर तोप के गोले से उड़ा दूं? अरे ये तो जेलर की तरह बातें करती है। लगता है मेरे परिवार वालों ने आपको बताया नहीं, मैं अंग्रेजों के जमाने की बहू हूं। अगर आपको पता होता तो मेरे परिवार वालों से लड़ाई करने की हिम्मत नहीं करते। किरण की बातें सुनकर घनश्याम का पड़ोसी वहां से भाग जाता है। देखा मम्मी, आपकी बहू कुछ काम तो आई। हाँ, अंग्रेजों के जमाने की बहू सुन सुनकर मेरे तो सर में दर्द हो गया था, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, हमारा पड़ोसी बिना बात ही हमें उल्टी सीधी सुना रहा था, लेकिन अंग्रेजों के जमाने की बहू ने एक बार में ही उसे उल्टा पैर दौड़ा दिया। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। नाश्ता तो कर लीजिए, वरना नाश्ता रह ही जाता है। नहीं, अभी जाना बहुत जरूरी है। आयुष और यश के स्कूल से कॉल आया था तो जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी बात है तो आप जाके आओ। आदर्श बच्चों के स्कूल चला जाता है। इधर एकता और तेजस अर्चना के पास आकर कहते हैं, मम्मी, पापा को ये याद रहता है कि आयुष और यश भैया के स्कूल जाना है, लेकिन हमारे साथ कहीं जाना उन्हें एक जरा याद नहीं रहता है। वही ना भैया, पिछले महीने मेरे स्कूल में पीटीएम था, तब मैंने पापा से कहा था तो पापा बोले मुझे जरूरी काम है, मम्मी चली जाएगी। पापा को तो हमारे बारे में कुछ याद ही नहीं रहता है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम दोनों गलत सोच रहे हो। तुम्हारे बारे में तुम्हारे पापा दिन रात सोचते हैं। अब यश और आयुष भी तो इसी घर का हिस्सा है, तो उनके लिए भी तो सोचना होगा ना। हाँ, ये बहुत अच्छा है मम्मी। बड़े पापा कभी हमारे लिए कुछ लेकर आते हैं क्या? नहीं ना। ऐसे तो छोड़ ही दो, कभी होली या दिवाली में भी हमें विश तक नहीं करते, कुछ देना तो दूर की बात है। मम्मी,
आप तो पापा की साइड ही लोगी, रहने दो। चलो एकता, इस घर में हमारा कोई नहीं है। एकता और तेजस नीचे खेलने चले जाते हैं। बच्चों की बातें सुनकर अर्चना टेंशन में आ जाती है और अपनी माँ को फोन करती है। मम्मी, क्या कहूँ, मन बहुत खराब है आज मेरा। क्यों, क्या हुआ ऐसा जो ये बोल रही हो? अर्चना सारी बात पार्वती को बताती है और कहती है, बस इतनी सी बात मम्मी, और दोनों बच्चे मुझसे भी मुंह फुलाकर बैठ गए हैं। मैं तो दोनों के बीच में फंस जाती हूँ। शांति रख, इतना दिमाग मत खराब कर। तुम दोनों बच्चों के साथ कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जा, मोहल्ला बदल जाएगा और मन भी शांत हो जाएगा। हाँ मम्मी, मुझे भी आने का बहुत मन कर रहा है। बहुत दिन हो गए हैं तुमसे मिले। हाँ बेटी, वही बात है। रोटी भी एक तरफ रखी जल जाती है। हम तो फिर भी इंसान हैं। आज मैं इनसे बात करती हूँ और टिकट करवाकर बोलती हूँ तुम्हें। ठीक है। आदर्श रात को घर आता है और आते के साथ अर्चना उससे कहती है, जी आप मेरी और बच्चों की टिकट करवा दो। माँ का फोन आया था, वो हमें बुला रही है और हमारा भी मन हो रहा है सबसे मिलने का। आदर्श अर्चना की बातों का कोई जवाब नहीं देता। फिर अर्चना उससे कहती है, सुन रहे हैं ना जी, आप करवा देंगे ना टिकट? आदर्श गुस्से में कहता है, अभी मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। तुम्हें कुछ समझ आता है? भाभी अस्पताल में भर्ती है, तुम्हें उनके पास होना चाहिए, और तुम हो कि तुम्हें घूमने फिरने की पड़ी है। मुझे थोड़ी पता था कि भाभी बीमार है। दूसरा मैं क्या करूंगी इसमें, मेरा तो कोई काम नहीं है। जब मैं बीमार रहती हूँ तो आपकी भाभी कितना ही मुझे देखने आती है। जब माँ ही ऐसी बोली बोलती है तो बच्चा क्या ही सीखेगा? तुम्हें क्या ही देखने आएगी वो? अब क्या माथा दर्द में आदमी आ आकर बैठ जाए? भाभी को हार्ट अटैक आया है, इस समय तो लोग दुश्मन की भी मदद कर देते हैं। ये तो फिर भी अपनी है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे अर्चना। आदर्श बिना खाए पिए सोने चला जाता है। फिर अर्चना थोड़ी देर बाद आकर कहती है, खाना खा लीजिए, सुबह नाश्ता भी नहीं किया था आपने। नाश्ता क्या, मैंने तो लंच भी नहीं किया आज। शायद तुम चाहती ही नहीं कि मैं खाना खाऊं, तो क्या करूं मैं? अब तो तुम खुश होगी ना? ऐसी बात नहीं है। कौन सी पत्नी भला अपने पति को भूखा देखकर खुश होती है? दूसरों के कारण अपने घर में लड़ाई क्यों कर रहे हैं? हमारे घर में भगवान की दया से किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी दूसरों के कारण लड़ाई होती रहती है। वो दूसरे नहीं है, कितनी बार कहा है मैंने तुमसे। जैसे तुम्हारी एकता और तेजस हैं, वैसे मैं और भैया हैं, अपने सगे भाई हैं। कोई गोद लिए हुए नहीं या दूसरे का कोई रिश्तेदार नहीं है जो तुम हर बात पे उन्हें पराया बताती रहती हो। ठीक है, ये सब छोड़ो, मैं खाना ला रही हूँ, खाना खा लीजिए। अर्चना खाना लेने रसोई में जाती है और उसकी आंखें भीग जाती हैं। पता नहीं कब जाकर ये समझेंगे और मेरी जिंदगी में भी खुशी आएगी। जो इनके बारे में एक जरा भी नहीं सोचते हैं, ये उन लोगों पर अपनी जान लुटाते रहते हैं। भगवान कब इनकी आंखें खुलेगी? मैं इस आदमी को दुखी भी नहीं देख सकती हूँ। कब सब कुछ ठीक होगा ईश्वर? अर्चना आदर्श के पास खाना लेकर जाती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है। आदर्श की आंखें भी भर आती हैं और वो अर्चना को अपने गले लगा लेता है। अर्चना, मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता हूँ, अब चाहे तुम जो भी समझो। खाना तो आराम से खा लो, इसमें भी बोलना है। खा पीकर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन अर्चना अपने भाई को फोन करके कहती है, भाई तुम मेरा टिकट कटा दो, तुम्हारे जीजाजी बहुत बिजी हैं। ठीक है, मैं काट देता हूँ। अर्चना अपना और दोनों बच्चों का मायके की टिकट कटवा कर पैकिंग करने लगती है। बच्चे स्कूल से आकर अर्चना को पैकिंग करता देख अपनी माँ से कहते हैं, मम्मी ये पैकिंग, हम जा कहाँ रहे हैं? नानी घर। सच में मजा आएगा, वहाँ घूमेंगे। यहाँ तो पापा हमें घुमाते ही नहीं है, वहाँ मामा घुमाने तो कम से कम ले जाएंगे। वही ना, मुझे पहले लगा कि पापा कहीं हमें ले जा रहे हैं, फिर मैंने सोचा पापा को बड़े पापा और उनके परिवार से फुर्सत मिले तब ना हमारे बारे में वो सोचे। अभी ये सब सोचकर अपना मूड ऑफ मत करो। मूड कैसे खराब ना करूं, वो तो खुद ब खुद हो जाता है। मम्मी तुम ही बताओ, मैं 8 क्लास में हूँ, पापा ने मेरे लिए क्या ही किया और कौन सी प्रॉपर्टी छोड़ी है हमारे लिए? बड़े पापा ने तो सब कुछ खा लिया, हमें हिस्से में क्या ही मिला? कुछ भी नहीं। आज हम भाड़े के घर में रहते हैं और वो अपने घर में, फिर भी पापा को लगता है कि उनके पास कुछ नहीं है। मैं समझ रही हूँ बेटा, लेकिन रोज दिन एक ही बात करके कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे पापा को खुद ही वक्त के साथ समझ आएगा। अब अपनी अपनी पैकिंग दोनों कर लो, मैं जा रही हूँ निमकी बनाने। हम नहीं रहेंगे तो पापा क्या खाएंगे? तुम क्यों बना रही हो? रहने दो मम्मी,
हमारे पीछे से पापा को भी पता चलना चाहिए कि बड़े पापा के बेटे पापा को खाने के लिए कितना पूछते हैं। बेटा, तुम्हारी बड़ी मम्मी को हार्ट अटैक आया है। वो लोग को खुद ही खाने की दिक्कत है। मैं काम वाली को खाना बनाने के लिए बोल कर जाऊंगी। मम्मी, बड़ी मम्मी को हार्ट अटैक आया है, पूरे घर को नहीं। वो लोग कैसे खाना खा रहे हैं? खा रहे हैं ना जैसे भी। पापा को भी वैसे ही खिलाएंगे। पापा को भी तो पता चले। रहने दे, तेरे पापा की आंख पर पट्टी बंधी है। अर्चना रसोई में जाती है और बाकी दोनों अपनी अपनी पैकिंग में लग जाते हैं। रात को जैसे ही आदर्श घर आता है, वो देखता है कि अर्चना, तेजस और एकता तैयार खड़े हैं और पैक्ड बैग्स पड़े हैं। कहाँ चल दी सवारी? मैं मायके जा रही हूँ, चलती हूँ। जो करना है करो, अपने आगे किसी की चलने देती हो क्या? अर्चना अपने मायके बच्चों के साथ चली जाती है। इधर आदर्श अगले दिन प्रदीप के घर चला जाता है। तुम यहाँ? आदर्श, भाभी आज घर आने वाली है तो मैंने सोचा कि कुछ दिन यहीं रह जाऊं। वैसे अर्चना और दोनों बच्चे अर्चना के मायके गए हुए हैं। अच्छा, लेकिन तुझे तो पता ही है कि यहाँ सोने की कितनी दिक्कत है। तुम अपने घर ही रह जाते तो अच्छा रहेगा। हाँ भैया, कोई नहीं, ठीक है। यश, चाचा के लिए चाय ले आओ। हाँ पापा, लाते हैं। आयुष चाय और नाश्ता ले आता है और जानबूझकर आदर्श को सुनाने के लिए कहता है। पापा, खाना ढाबे से ले आना। काम करते करते मेरी हालत खराब हो गई है। ऊपर से आए गए लोग सो अलग। बीमार तो बीमार, करने वालों का मरण हो जाता है। हाँ, बाहर से खा लेंगे हम, तुम आराम करो। आयुष रसोई में चला जाता है और प्रदीप कहता है। आजकल के बच्चे को तुम जानते ही हो, काम इनसे होता नहीं है और हम कितना काम किया करते थे। हाँ भैया, मैं पानी खुद ले लेता हूँ, फिर दुकान जाना है मुझे। आदर्श रसोई में पानी लेने जाता है और वो यश और आयुष की बातें सुन लेता है। चाचा को कोई काम नहीं है, बस मुंह उठाकर यहाँ आ जाते हैं। इतना कमाते हैं, लेकिन ये नहीं कि हमें भी आधे पैसे दे दें। लेकिन नहीं, कैसे दे देंगे? उनसे छूटेगा कहाँ? हर चीज के लिए हमें खुद बोलना पड़ता है। चाचा, आज स्कूल जाना है, आज हमें ये काम है, आज हमें वो काम है। सोचते हैं कि हम उनकी गुलामी करते रहें, गिर गिर कर मांगे उनसे। छोड़, अभी हमारा बुरा वक्त है ना, करने दो उन्हें खुद पे गुरूर। बुढ़ापे में हम भी इसी तरह उन्हें तरसाएंगे। जब एकता शादी होकर चली जाएगी और तेजस उन्हें घर से निकाल देगा, तब हम भी फोन आने पर ही जाएंगे उनकी मदद करने। सिक्का अपना ही खोटा है, हमारे पापा ही खराब हैं। वो आज पीने खाने वाले नहीं होते तो आज किसी की हिम्मत नहीं होती। आदर्श को धक्का लग जाता है और वो वहीं से उल्टे पैर लौट आता है। भैया तो भैया, ये बच्चे भी मुझसे नफरत करते हैं, वो भी इतनी कि मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। शायद मेरे नसीब में जस ही नहीं है। पूरी जिंदगी सबके लिए करना ही लिखा है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। आदर्श अपने घर जाकर भूत की तरह बैठ जाता है और दुकान भी नहीं खोलता है और अपनी माँ की तस्वीर देखकर वो कहता है, मुझे अपने भाई और उसके बच्चों के लिए करना है, जिसे जो बोलना है बोले। आदर्श खुद को संभालता है और रोज सुबह सुधा से मिलने उसके घर चला जाता है। इसी तरह 15 दिन बीत जाते हैं और अर्चना अपने दोनों बच्चों के साथ वापस आ जाती है। बच्चों को लगता है कि इतने दिनों के बाद उन्हें देखकर आदर्श उनके साथ वक्त बिताएगा। एकता और तेजस आदर्श के गले लग जाते हैं। कैसे हैं मेरे बच्चों? पापा, आपने हमें मिस किया या नहीं? बहुत किया। तुम लोगों के बिना मेरी जिंदगी ही क्या है। ठीक है पापा, तब आज हम चारों मूवी चलेंगे शाम को। शाम को? आज नहीं बच्चों, आज भाभी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, वो बहुत जरूरी है। तेजस को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो तेवर से कहता है, हाँ, आपके लिए वो लोग ही जरूरी हैं, हम नहीं। जाइए जाइए, बेकार में हम आपके बच्चे हैं। खून का रिश्ता तो आपका आयुष और यश भैया से है, हमसे नहीं। खून के घूंट पीकर आदर्श अर्चना से कहता है, अर्चना, खाना बाजार से ला दिया है मैंने, तुम खुद भी खा लेना और बच्चों को भी खिला देना। ठीक है। बहुत एहसान कर दिया है पापा आपने खाना लाकर। हमें खाना पीना नहीं, थोड़ा वक्त भी चाहिए, जो कि आपके पास हमारे लिए नहीं रहता है। आदर्श बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। दिन बीतने लगते हैं। आदर्श इसी तरह अपने भाई के परिवार के लिए आंख बंद करके सब करता रहता है। एक रोज आदर्श और अर्चना की शादी की सालगिरह रहती है और आदर्श अर्चना से कहता है, आज मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? आज जो कहोगी मैं वो तुम्हें दूंगा। जी, शादी के 20 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी मैं भाड़े के घर में ही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू भी भाड़े के घर में आए। मुझे अपना घर चाहिए।
जब मैं आई थी तो आपके मकान को सबने धोखे से हड़प कर आपके भाई ने हमें भाड़े के घर पर खड़ा कर दिया। लेकिन अब मुझे मेरा घर चाहिए ताकि कोई धोखाधड़ी ना कर सके। ठीक है, मैं घर का पता करवाता हूँ ब्रोकरों से, फिर तुम्हें दिखाने ले चलूंगा। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ जी, एक औरत को क्या चाहिए, बस उसके पति और बच्चे का प्यार। आदर्श अर्चना और अपने दोनों बच्चों को खाने पर बाहर ले जाता है और आज कितने दिनों के बाद आदर्श अपने परिवार को वक्त देता है। फोटो तेजस अपने फेसबुक पर डालता है और वही तस्वीर आयुष देख लेता है और यश से कहता है, यश देख, चाचा चाची के साथ शादी की सालगिरह मना रहे हैं, हमें पूछा तक नहीं। यही इज्जत है हमारी। रहने दे, सबका दिन आता है। करने दे चाचा को अपने मन की, हमारा वक्त भी आएगा कभी। एक रोज एक घर का पता चलते ही आदर्श अर्चना से कहता है, अर्चना, झट से तैयार हो जाओ, हम घर देखने जा रहे हैं। बच्चों को भी ले चलें क्या, वो भी देख लेंगे घर। हाँ क्यों नहीं, जब जा रहे हैं तो ले जाने में क्या है। चारों बाहर देखने के लिए निकल जाते हैं और सब बहुत खुश रहते हैं। घर देखते हैं और घर सबको पसंद भी आ जाता है। मम्मी, घर बहुत अच्छा है और बहुत हवादार भी। हाँ, मुझे भी पसंद आया। मम्मी, वो बालकनी वाला कमरा मैं लूंगी। ठीक है, ले लेना, पहले फाइनल तो होने दो। तेरे पापा क्या कहते हैं? मुझे क्या कहना है, जब तुम्हें और बच्चों को पसंद आ गया तो फिर फाइनल करते हैं। मैं तो ऐसे भी और दिन बाहर रहता हूँ, रहना तुम लोगों को है। फिर यही घर फाइनल कर देते हैं और लोन की बात करता हूँ। पापा, कब तक हम इस घर में शिफ्ट हो जाएंगे? कब तक क्या, उधर लोन पास हुआ, इधर हम शिफ्ट हुए। वाह, तब तो मजा आ जाएगा। एक पार्टी होगी ना तब। मैं तो कीर्तन करवाऊंगी कुलदेवी की। अब चलें? आदर्श सबको घर पर छोड़कर लोन के लिए लग जाता है। इधर लोन पास होता है कि उधर आयुष का फोन आदर्श को आता है और वो कहता है, चाचा, मुझे पढ़ने के लिए बाहर जाना है। आपको तो पता है घर की हालत, ऊपर से इस शहर में कुछ नहीं है। अपने घर की परिस्थिति को सुधारने के लिए मुझे पढ़ना ही होगा और आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। अगले महीने मेरा 12th हो जाएगा, मुझे मेडिकल करना है। आदर्श एक पल के लिए चुप हो जाता है। क्या हुआ चाचू, आप कुछ नहीं कह रहे हैं? अरे इसमें कहना क्या है, तुझे पढ़ना है, तू एकदम पढ़ेगा। बाहर चले जाना और खर्च की टेंशन तू मत लेना। ठीक है चाचा। आदर्श लोन के पेपर हाथ में लिए कहता है, अभी इससे घर ले लिया तो तुरंत पैसे कहाँ से आएंगे आयुष की पढ़ाई के लिए। ये पैसे आयुष की पढ़ाई के लिए रख देता हूँ। एक महीना बीत जाता है। बोर्ड का एग्जाम होते ही आदर्श आयुष को बाहर छोड़ने के लिए चला जाता है। इधर ये बात अर्चना और उसके दोनों बच्चों को पता चल जाती है। मम्मी, पापा क्यों गए भैया को छोड़ने? बड़े पापा जा सकते थे ना? हमारा लोन भी अभी तक पास क्यों नहीं हुआ? हो जाएगा, और उन लोगों का नाम इस घर में मत लिया करो। इतने में ही पोस्टमैन एक पेपर लेकर आता है जो कि आदर्श के नाम पर होते हैं। तेजस उन पेपर को खोलकर देखता है और कहता है, मम्मी, ये तो लोन के पेपर हैं और इस महीने से इंस्टॉलमेंट शुरू भी हो गया है। मतलब पापा को पैसे मिल गए हैं। हाँ, मिल गए होंगे, उनके आने पर ही हम शिफ्ट होंगे ना। मम्मी, बात कुछ और है, कुछ गड़बड़ है। उधर आदर्श आयुष को सेटल करके आता है। इधर आते के साथ अर्चना आदर्श से सवाल की लड़ी लगा देती है। लोन पास हुए 1 महीना हो गया, हम कब शिफ्ट होंगे? ऐसे ही इंस्टॉलमेंट भरते रहेंगे और यहाँ भाड़ा देते रहेंगे, ये कौन सी बुद्धिमानी है? हम अभी नहीं जा रहे हैं। पैसे जो लोन लिए थे वो मैंने आयुष की पढ़ाई में लगा दिए हैं। अर्चना को धक्का लग जाता है और वो कहती है, ये क्या है? तेजस ठीक कहता है, हमें भीख मंगवाना चाहते हैं आप। रोड पर खड़ा कर दीजिए मुझे और अपने बच्चों को। उन लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे थे, वो कम था कि अब अपना छत भी उन्हें दे आए। आपके भाई को कभी दया आई हम पर? हमारा मकान हड़प कर बैठे हैं, उन्होंने कभी सोचा कि आपको भी रहने दे? नहीं ना, कभी समझ नहीं आएगा आपको। अब आप उन लोगों का ही करते रहो। मैं अपने बच्चों को लेकर हमेशा के लिए जा रही हूँ अपने मायके। मेरी बात तो सुनो। अर्चना कुछ सुने बिना गुस्से में घर छोड़कर अपने बच्चों के साथ मायके चली जाती है। इधर आदर्श पूरी तरह से टूट जाता है और खुद को अकेला महसूस करता है। एक रोज वो बहुत टेंशन में रहता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ के लोग उसे अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। इधर जैसे ही अर्चना को पता चलता है कि आदर्श का एक्सीडेंट हुआ है तो वो भागी चली आती है। डॉक्टर, मेरे पति को क्या हुआ है? मैं कब उनसे मिल सकती हूँ?
ऑपरेशन हो गया है, 4 से 5 घंटे में होश आ जाएगा उन्हें। भाभी, आदर्श के पैर में प्लेट लगा है, पूरी हड्डी चूर हो गई थी, मैंने सब करवा दिया है। जेठ जी नहीं आए ना, और ये है, जान देते हैं उनके लिए। आदर्श का दोस्त चला जाता है। अर्चना पूरी रात अस्पताल में बैठी रहती है। अगले दिन जैसे ही आदर्श को होश आता है, अर्चना रो रो कर कहती है, अब मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। जो जिसे देना है दे दो, सब कुछ दे दो, अपने भाई और भाई के बच्चों को। हाँ पापा, दे दीजिए सब उन्हें। वैसे भी सब कुछ तो बड़े पापा ने खा लिया और घर भी हड़प ही लिया है। फिर भी आपको उनकी फिक्र है तो आप अपनी सारी कमाई उन्हें दे दीजिए। मैं किसी राशन की दुकान पर काम करने लगूंगा और अपना, एकता और मम्मी का खर्च उठा लूंगा। आज के बाद हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। आप जिसमें खुश हैं, हम भी खुश हैं। बगल में होकर भी जेठ जी के घर से कोई नहीं आया, आपके इतना करने पर भी। फिर भी आपकी आंख नहीं खुली। अब मुझे समझ आ गया, आपकी आंख कभी नहीं खुलेगी। आदर्श की आंखें भर आती हैं और वो कहता है, मुझे सब पता है अर्चना, तुम मेरा भला सोचती हो और मेरे बच्चे भी। मुझे भैया और उनके परिवार के बारे में भी सब पता है। वो लोग मुझे एक नज़र देखना नहीं चाहते और मेरा हक भी बेचकर खा गए। लेकिन मैं क्या करूं, खून के रिश्ते होते ही ऐसे हैं कि उन्हें छोड़ा नहीं जाता है। और छोड़ू भी तो कैसे। मैं अपनी माँ के कसम से जो बंधा हूँ। मरते मरते उन्होंने मुझे कसम दी थी कि मैं बड़े भैया और उनके बच्चों का देखभाल करूंगा, क्योंकि वो शराब के नशे में रहते हैं। मैं माँ की कसम नहीं तोड़ सकता हूँ। ये सुनकर सब अचंभित हो जाते हैं और आदर्श को अपना आदर्श मान लेते हैं। अब तक आपने देखा कि सरोज जी ने अपनी बहुओं विनीता, रेनू और कोमल के खाना बनाने का समय तो बांट दिया था, लेकिन फिर भी वो तीनों बहुओं के बीच की लड़ाई को शांत नहीं कर पा रही थी। आइए जानते हैं कि अब सरोज जी क्या कदम उठाने वाली है। मेरी तीनों बहुओं में लड़ाई ना हो, इसलिए मैंने इनको अलग अलग समय पर खाना बनाने के लिए कहा था, लेकिन अभी भी इनकी लड़ाई बंद ही नहीं हो रही। सरोज ये सोच ही रही थी कि अचानक उसके पास विनीता आई। माँ जी देखिए ना, रेनू और कोमल मुझे खाना बनाने नहीं दे रही हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया जो वो तुम्हें खाना बनाने से रोक रही है? वो बोल रही हैं कि तुम लौकी की सब्जी नहीं बना सकती। दोनों नागिन बनकर रसोई के बाहर बैठ गई हैं, मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रही। विनीता की बात सुनकर रेनू और कोमल भी वहां आ जाती है। दीदी क्या कहा आपने? हम दोनों नागिन हैं। उप्स, सॉरी, मैंने तुम दोनों को नागिन बोला। बेचारी नागिन सुनेगी तो बुरा मान जाएगी ना। दीदी, नागिन तो आप हो, आपके अंदर हम दोनों के लिए कितना जहर भरा हुआ है। ठीक कह रही हो कोमल तुम, तभी तो अपना सारा जहर हमारे ऊपर उगल देती हो। देखो देखो माँ जी, ये किस तरह से मुझसे लड़ रही है। अभी मैंने कुछ बोल दिया ना तो बुरा लग जाएगा। अरे चुप हो जाओ, कभी तो मेरे घर में शांति रहने दिया करो। अरे विनीता बहू, लौकी की सब्जी बना रही है तो बनाने दो ना। माँ जी भूल गई आप, दीदी 3 दिन से लौकी ही खिला रही है। माँ जी कल आपने दीदी को नाश्ता बनाने के लिए बोला था, दीदी ने नाश्ते में भी पूरे घर को लौकी की सब्जी खिलाई है। विनीता बहू, तुम कुछ और बना लो ना, क्यों तुम लौकी के पीछे पड़ गई हो? ठीक है माँ जी, मैं लौकी नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर इस घर में बैंगन और कटलेट भी नहीं बनेंगे। क्यों क्यों कटलेट नहीं बनेगा? सब लोग बहुत शौक से खाते हैं ना। कोई शौक से नहीं खाता, सब मजबूरी में खाते हैं। और सारी बात घूम फिर कर मेरे बैंगन पर ही क्यों आ जाती है? अरे तुम तीनों फिर से शुरू हो गई। आज से घर में केवल वही खाना बनेगा जो मैं कहूंगी। मैं तुम्हें रोज बताऊंगी कि क्या क्या बनाना है, वही तुम तीनों बनाओगी। सरोज की बात तीनों बहुएं मान लेती है। अब सरोज रोज तीनों बहुओं को बताती कि उन्हें क्या बनाना है। विनीता बहू, आज तुम नाश्ते में पोहा और दलिया बना लेना। रेनू, तुम दोपहर के खाने में दाल चावल बना लेना और तुम रात को मटर पनीर बना लेना। और कल भी क्या बनेगा ये मैं तुम्हें बताऊंगी। ठीक है माँ जी। ठीक है माँ जी। ठीक है माँ जी। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और तीनों बहुएं अपनी सास की बात मानकर परेशान हो जाती हैं। माँ जी तो पूरी हिटलर बन गई है। खाना बनाने के लिए हमें माँ जी के ऑर्डर मानने पड़ते हैं। परेशान हो गई हूँ मैं तो। विनीता दीदी और कोमल ने लड़ लड़कर माँ जी को ही अपने पीछे लगा लिया। न जाने माँ हमें कब तक इस तरह से आदेश देती रहेंगी, अपनी मर्जी से खाना भी नहीं बना सकते। तीनों बहुएं इस बात से परेशान रहती। अब तीनों बहुओं ने अपने पसंद का खाना बनाने के लिए एक नया रास्ता निकाल लिया।
अब सास बहू को जो भी खाना बनाने के लिए देती तो बहू वो खाना बना तो देती, लेकिन साथ ही वो अपनी मर्जी का भी खाना बनाती। एक दिन तीनों बहुएं बैठकर खाना खा रही थी कि तभी कोमल बोलती है, रेनू दीदी, आपने गोभी क्यों बनाई? माँ जी ने तो आपको दाल बनाने के लिए कहा था ना। कोमल, मैंने दाल ही बनाई है। गोभी आलू तो मैंने अपने लिए बनाया है, मुझे ये दाल पसंद नहीं है। अच्छा, तो अब तुम्हें दाल पसंद नहीं तो हमारे लिए भी सब्जी बना लेती ना। जब तुम दाल नहीं खा सकती तो हमें क्यों दाल खिला रही हो? विनीता दीदी, आप हमेशा लड़ती क्यों रहती हो? आपको सब्जी खानी है तो खा लो, मैं कौन सा आपके हाथ से छीन लूंगी। अब अगली बार विनीता ने भी यही किया। तभी रेनू ने उसे ताना मारते हुए कहा, दीदी, कल मैंने गोभी आलू बनाया था तो आपने मुझे कितनी बातें सुनाई थी। अब माँ जी ने आपको शिमला मिर्च बनाने के लिए बोला था तो आपने घी के कोफ्ते बना लिए। अरे तो तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है जो इतना बोल रही हो? मैं कहाँ बोल रही हूँ दीदी, सबसे ज्यादा तो आप ही बोलती हो। रेनू, विनीता, चुपचाप खाना खाओ। इस तरह से एक दूसरे से बहस करोगी तो कल से दोनों का किचन में जाना ही बंद करवा दूंगी। सास की बात सुनकर दोनों बहुएं चुपचाप खाना बनाने में लग जाती है। अब दोनों बहुओं की हरकतें देखकर कोमल भी कहां पीछे रहने वाली थी। अरे कोमल, माँ ने तो तुमसे पालक बनाने के लिए बोला था ना, तुमने भिंडी बना ली। विनीता दीदी, कोमल ने पालक की सब्जी भी बनाई है। हाँ दीदी, मैंने 2-2 सब्जी बनाई है। जब आप दोनों अपनी पसंद की सब्जियां बना सकती हो तो मैं क्यों नहीं बना सकती? अरे कोमल, तुम 2 क्या 4 सब्जी बनाओ ना, हम कुछ कह रहे हैं क्या? मुझे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है, मैं किसी की नहीं सुनने वाली। कोमल, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि तुम खाना कम बनाया करो। तुम इतना ज्यादा खाना बना लेती हो कि फेंकना पड़ता है। आप दोनों मुझे मत समझाओ मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, बस अपने काम पर ध्यान दो। अरे, एक तो तुमने 2-2 सब्जी बना ली और ऊपर से तुम हमसे लड़ रही हो। मैं लड़ रही हूँ या आप दोनों लड़ रही हो मुझसे? मैंने 2 सब्जी बना ली है तो आप दोनों फांसी लगा दोगे क्या मुझे? वैसे तो आप दोनों में 1 मिनट के लिए नहीं बनती, लेकिन जहां मेरी बात आती है वहां दोनों एक हो जाती हो। तीनों बहुओं की लड़ाई की आवाज सुनकर सरोज बाहर आती है और तीनों को चुप कराती है। एक दिन सरोज तीनों बहुओं को बुलाकर कहती है, तुम तीनों घर में जो 56 तरह के पकवान बनाती हो ना, इसे बनाना अब बंद करना होगा। क्यों माँ, क्या हुआ? तुम्हें पता है, इस महीने का बजट बिगड़ गया है। आज से मैं जो खाना बोलूंगी वही खाना बनेगा इस घर में, एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं बनेगी। माँ जी, ये सब ना इन दोनों की वजह से हुआ है। ये दोनों एक ही टाइम में इतना सारा खाना बना लेती है कि पूछो मत। ओहो, तुम तो बड़ी दूध की धुली हुई हो ना। तुम तीनों को कुछ भी समझाओ तब भी तुम आपस में भिड़ ही जाती हो। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं 3 दिन के लिए अपनी बहन के घर जा रही हूँ, उसकी तबीयत खराब है। हाँ ठीक है माँ जी, आप आराम से जाइए, मैं घर और रसोई दोनों संभाल लूंगी। जी नहीं, तुम तीनों को अपने आप को संभालना है और वही मेरे लिए काफी है। मैं 3 दिनों की लिस्ट बना देती हूँ, उसमें कौन सी बहू कब किचन में जाएगी यह भी लिख देती हूँ। सरोज ऐसा ही करती है। वो एक लिस्ट बनाकर किचन की दीवार पर टांग देती है और अपनी बहन के घर चली जाती है। अच्छा हुआ माँ जी घर से चली गई। हाँ, अब रसोई पर मेरा राज रहेगा। मैं अपनी मर्जी का खाना बनाकर खाऊंगी और इन दोनों चुड़ैलों को भी देख लूंगी मैं। माँ जी तो चली गई, कुछ दिनों के लिए हमें भी शांति मिल जाएगी और माँ जी को भी शांति मिल जाएगी। अब रसोई में जाने से मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। माँ जी अपनी बहन के घर गई है, वो भी 3 दिन के लिए। किसी तरह से ये दोनों भी चली जाए तो शांति मिल जाएगी। अब तीनों बहुओं के मन में जो आता वही बनाती और खाती, साथ साथ आपस में भी खूब लड़ती। सरोज जब घर वापस आई तो उसने बहुओं से कुछ खाने के लिए मांगा। तीनों बहुओं ने सरोज के सामने तरह तरह के पकवान रख दिए। अरे अरे बहू, ये सब क्या है? तुम तीनों ने क्या किया है? इतना सारा खाना क्यों बनाया? माँ जी, मैंने तो 2 ही सब्जी बनाई थी, बाकी जो किया है इन दोनों ने किया है। माँ जी, मैंने भी 2 ही खाने की चीजें बनाई थी, बाकी की चीजें तो इन दोनों ने बनाई है। माँ जी, मैंने भी कुछ ज्यादा नहीं बनाया, कम से कम बनाने की कोशिश की है। ये सारा रायता तो इन दोनों ने फैलाया है। अच्छे खासे घर को होटल बनाकर रख दिया। हमने होटल बनाया है, तुमने अपने आप को देखा है कभी? माँ जी आपके पीछे ना ये सारा दिन किचन में खड़ी रहती थी, मैं तो बस सुबह शाम ही जाती थी। अब विनीता की तीनों बहुएं फिर से लड़ने लगी। सरोज ने उन्हें डांटते हुए चुप कराया।
जब मैं तुम तीनों को बोल कर गई थी कि अपने अपने समय पर किचन में जाना, तो तुमने मेरी बात को क्यों नहीं माना? जो लिस्ट में लिखा है वही बनाना था। कहाँ गई वो लिस्ट? माँ वो लिस्ट तो विनीता दीदी ने फाड़ दी। नहीं माँ, रेणु ने फाड़ी है। माँ इन दोनों ने बुलाया था मुझे ऐसा करने के लिए। सरोज की तीनों बहुओं में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। मैं तो इनको समझा समझा के हार गई। इन तीनों बहुओं की रसोई की लड़ाई शांत करने की कोशिश करते करते समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूं मैं। अगर आपके पास इसका कोई समाधान हो तो कृपया मुझे बताइए, क्या करूं मैं?